अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टॉट लॉ सीरीज का ये दूसरा वीडियो है और आज हम बात करेंगे नेग्लिजेंस पे। और नेग्लिजेंस कैसे होती है, नेग्लिजेंस की रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं और नेग्लिजेंस का क्लेम सक्सेसफुल होने के लिए क्या क्या चीज़ें कोर्ट देखती है। दोस्तों, सबसे पहले नेग्लिजेंस, सिंपली नेग्लिजेंस यही होती है कि आपको किसी ने पर्सनली आपकी बॉडी को कोई नुकसान पहुंचा दिया या आपकी प्रॉपर्टी पे कोई नुकसान कर दिया उसने, तो दिस इज कॉल्ड नेग्लिजेंस। यानी इन सिविल टॉर्ट लॉ के अंदर जो आप सूट उस पर फाइल करेंगे वो जनरली उसमें नेग्लिजेंस कहीं ना कहीं आ ही जाती है। अब नेग्लिजेंस का कोई भी क्लेम जब आप उठाते हैं और कोर्ट में लेके जाते हैं तो कोर्ट के सामने चंद सवालात होते हैं। यानी कोर्ट ने एक खाका बना के रखा हुआ है कि भाई अगर नेग्लिजेंस का क्लेम कोई भी लाएगा तो हम उसको इस खाके में बिठाएंगे। अगर पूरा आता है इस खाके में तो बेहतरीन है, अगर नहीं आता तो आप दरवाजा उधर आप घर चले जाएं, आपको कोई पैसे वैसे नहीं मिलने वाले दोस्तों। तो वो जो खाका है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सही से समझा पाऊं, और अगर कोई चीज़ मिस कर जाऊं या कोई चीज़ में गलत, तो खैर मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर मैं कोई भी चीज़ मिस करता हूं और कहीं पे गलती है तो मुझे वो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, कॉमन लॉ की डेवलपमेंट्स जिस तरह से हुई हैं यूके में, सबसे पहले तो जो लास्ट वीडियो थी हमारी जिसमें हमने वो स्नेल और बियर वाला केस लिया था, उसके बाद से केस दर केस जिस तरह से डेवलपमेंट्स हुई हैं तो ये प्रिंसिपल्स और ये रूल्स बने हैं। नेग्लिजेंस के लिए सबसे पहली जो चीज़ कोर्ट देखती है वो ये होती है, वो एक सवाल है। वो सवाल ये है कि भाई जिसके खिलाफ आपने केस किया है, जिसके आप दावा कर रहे हैं कि फलां बंदे ने आपका नुकसान किया है, तो क्या वाकई उसकी जिम्मेदारी थी कि वो आपकी तरफ एक केयर वाला स्टैंडर्ड रखता, और सिंपली क्या वो आपको ड्यूटी ऑफ केयर वो करता था। इस सवाल को समझने के लिए हम फिर से वही वाली जो लास्ट वीडियो वाला केस था वो अगर आपने नहीं देखी तो आप देख लें। उस केस में यही हुआ था, जो बियर वाला केस मैंने बताया था। अब उसमें डिफेंडेंट क्या कह रहा था, डिफेंडेंट वहीं पर भी यही कह रहा था कि भाई मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो उस बार वाले के साथ है, क्योंकि वो मुझसे बियर लेता है। वो आगे किसको बेचता है क्या है मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन कोर्ट ने यही स्टैब्लिश किया कि ऐसा नहीं हो सकता। मतलब अगर इस तरह कर देंगे तो ये नाइंसाफी हो जाएगी, और कोर्ट ने उसके ऊपर ड्यूटी ऑफ केयर स्टैब्लिश की कि जो भी बंदा आपकी बियर पिएगा उसको आप ड्यूटी ऑफ केयर ओ करते हैं, जो नेबर प्रिंसिपल में हमने बताया था। तो ड्यूटी ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ड्यूटी ऑफ केयर जो है वो बहुत ही एक अहम सवाल होता है नेग्लिजेंस के केसेस में। अब मिसाल के तौर पे आप शारा फैसल पे जा रहे हैं, रोड है, दूसरे भी बहुत सारी गाड़ियां हैं, रोड यूजर्स हैं, बाइक वाले हैं, तो आपकी ड्यूटी है सबकी तरफ कि आप इस तरह, आपका कंडक्ट ऐसा होना चाहिए कि आपके ड्राइविंग से किसी को खतरा नहीं होना चाहिए, किसी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। और दूसरा, जो भी रोड यूजर है उसका भी इसी किस्म का कंडक्ट होना चाहिए। उसकी भी यही ड्यूटी है कि जो दूसरे सारे के सारे रोड यूजर्स हैं उनको उसकी ड्राइविंग में से कोई खतरा नहीं होना चाहिए। ड्यूटी ऑफ केयर केस टू केस डिफर करती है, फैक्ट्स ऑफ द केस को देख के ड्यूटी ऑफ केयर की एस्टैब्लिशमेंट की जाती है। अब अगर ड्यूटी ऑफ केयर एस्टैब्लिश हो गई तो केस आगे बढ़ता है, स्टेप 2 पे जाती है। अगर नहीं बनी तो वहीं पे डिसमिस। तो स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 यह है कि डिफेंडेंट ने, सबसे पहले तो हमने उसके ऊपर ड्यूटी ऑफ केयर एस्टैब्लिश कर दी कि इसके ऊपर ड्यूटी है। अब हमें ये साबित करना है, यानी जो बंदा क्लेम कर रहा है उसको ये साबित करना है कि डिफेंडेंट ने जो ड्यूटी उसके ऊपर इम्पोज की गई थी केयर वाली, उसका ख्याल नहीं किया, वो ड्यूटी पूरी नहीं की। उसका रवैया इस किस्म का था कि अप टू द मार्क उसने केयर नहीं की, जिसकी वजह से नुकसान हो गया। अब ये नुकसान हो गया है तो यानी ब्रीच ऑफ ड्यूटी हो गया है। अगर उसने इस तरह से उसके ऊपर जो ड्यूटी थी वो उसने पूरी नहीं की और उसने नुकसान कर दिया, ब्रीच ऑफ ड्यूटी हो गया। अगर ब्रीच ऑफ ड्यूटी हुआ है तो ठीक है, फिर केस आगे जाएगा, एक स्टेप और आगे जाएगा और जो तीसरा सवाल है उसके ऊपर जाएगा। अगर ब्रीच उसने नहीं किया तो फिर बात वहीं पे खत्म हो जाएगी। तो अगर ये आगे जाता है तो तीसरा जो सवाल कोर्ट पूछती है वो ये होता है कि क्या, इसको चेन ऑफ कॉजेशन कहते हैं। उसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि क्या आपका जो नुकसान है
जो आगे चल के हमें पढ़ना है, मतलब इसके बाद वाला जो स्टेप है वो नुकसान वाला है, जो इंजरी वाला है। अब ये चेन ऑफ कॉजेशन ये है कि कोर्ट ये पूछती है कि क्या इस बंदे का जो अमल था, क्या बिल्कुल उसी वही मुकम्मल वजह है आपके नुकसान की, या बीच में कुछ वो चेन ऑफ कॉजेशन टूटी थी या कुछ ऐसा वैसा हो गया था। अब इसकी मिसाल ये है, अब ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि डिफेंडेंट के साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए, नाइंसाफ़ी किसी के साथ भी नहीं होनी चाहिए, इसलिए इतनी ज़्यादा केयर करना लाजमी है केसेस के ऊपर और जजमेंट देने से पहले, अगर चीज़ को समझा जा सके। चेन ऑफ कॉजेशन या ये जो कॉजेशन वाला जो सवाल है वो इस तरह काम करता है कि मिसाल के तौर पे वही शारा फैसल वाली मिसाल ले लें। अब एक गाड़ी रैश ड्राइविंग कर रही थी, उसके आगे से कोई बंदा गुजरा, जैसे लोग रोड क्रॉस करते हैं, ऊपर पुल भी होती है लेकिन फिर भी नीचे से जाते हैं, ब्रेक लगे, इमरजेंसी ब्रेक लगे, वो रुकी, पीछे एक और गाड़ी उसमें जाके ठुकी, उसके बाद उसके पीछे फिर ऐसे 4-5 गाड़ियां, एक्सीडेंट हो गया। अब जो लास्ट वाला है वो अगर आगे वाले पे क्लेम करता है तो वो ये कहे, मतलब वो ऑब्वियसली यही कहेगा कि यार मतलब मेरा तो इस सिचुएशन में कोई कंट्रोल ही नहीं है, मैं क्या कर सकता था, आगे वाली गाड़ी उसने ब्रेक मारे, मतलब मैं मेरे कंट्रोल में ही नहीं थी सिचुएशन, मैं कुछ भी करता ये होना था। तो जो पिछले वाले बंदे का जो नुकसान है वो एक्चुअल में उसकी वजह से नहीं हुआ, तो जो कॉज है उसकी इंजरी का, उसके नुकसान का, वो कुछ और है। और इसी तरह जो दूसरे मतलब जो हेल्थ फैसिलिटीज में जो केसेस होते हैं, जहाँ पे मिसाल के तौर पे किसी बंदे की डेथ हो गई और उसके पेशेंट के जो रिश्तेदार थे, जो भी थे, उन्होंने केस कर दिया हेल्थ फैसिलिटी के ऊपर कि भाई इनकी नेग्लिजेंस की वजह से हमारा बंदा मरा है। उन केसेस में भी इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, बिकॉज ह्यूमन हेल्थ इज़ वो बहुत ही फ्रेजाइल चीज़ है और बहुत सारी फैक्टर्स होते हैं। मतलब अगर क्लेम किया ये जा रहा है कि इंजेक्शन जो थी वो गलत दे दी गई थी, पोस्टमार्टम होगा, मेडिकल रिपोर्ट्स आएंगी, वो ये बताएंगे कि अगर इस बंदे को शुगर ना होती तो ये इंजेक्शन लगने से भी वो बंदा ना मरता, फॉर एग्जाम्पल। तो जो नुकसान था, जो उस बंदे की डेथ थी, उसका जो मुकम्मल वजह थी वो उनकी गलत इंजेक्शन नहीं थी, वो उसकी डायबिटीज की जो बीमारी थी वो भी थी। तो कॉजेशन इसको कहते हैं। यानी आप जो चीज, अगर आप डैमेजेस क्लेम कर रहे हैं तो उनमें डैमेजेस में जो आपके डैमेजेस हुए हैं, जो आपका नुकसान हुआ है उसमें, और डिफेंडेंट के अमल में एक तसलसल होना चाहिए, मतलब उनमें एक रिलेशनशिप होना चाहिए कि अगर डिफेंडेंट ऐसा एक्ट ना करता तो आपका नुकसान ही ना होता, इतनी ज्यादा उसमें प्रॉक्सिमिटी होनी चाहिए। उसके बाद आखिरी सवाल ये आता है कि डिफेंडेंट के इस सारे अमल के बाद आपका नुकसान हुआ, यानी अगर आपके डैमेजेस नहीं हुए, बंदा रैश ड्राइविंग करते हुए बहुत ही एक खतरनाक किस्म का कट लेके आपकी साइड से गुजरा है, आपकी जान हलक में आ गई है, आपका ब्लड प्रेशर शूट हो गया है, तो आपका नुकसान नहीं हुआ कोई भी, वो आप टक्कर नहीं मारी उसने आपको, तो आप डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते। हालांकि वो ड्यूटी ऑफ केयर भी थी उसकी, वो ब्रीच ऑफ ड्यूटी भी था, लेकिन आपका नुकसान ही नहीं हुआ और कॉजेशन की तो फिर सवाल ही नहीं उठता। तो दोस्तों ये 4 चीज़ें हमने आज समझने की कोशिश की है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होंगी। और अगर मैं कुछ भी मिस कर रहा हूँ या आपको लगता है कि मैं आपको मेरी किसी एक्सप्लेन की हुई चीज़ से इख्तलाफ है, तो हम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, तनकीद करें, ताकि मैं अपने आप को बेहतर कर सकूं। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें। तो फाइनली हमने आज नेग्लिजेंस समझने की कोशिश की। नेग्लिजेंस की प्रिंसिपल्स, कुछ रिक्वायरमेंट्स थी, उनमें से पहली है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ड्यूटी ऑफ केयर, दूसरी ब्रीच ऑफ ड्यूटी, तीसरी है कॉजेशन, चेन ऑफ कॉजेशन, डिपेंडेंट का अमल और आपका नुकसान, चौथा है कि आपको नुकसान भी होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म करते हैं। कल मैं किसी और टॉपिक पे, इसी नेग्लिजेंस का एक टॉपिक है, मैं कोशिश करूँगा मैं उस पर वीडियो बनाऊँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।